नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहां के प्रधानमंत्री आवास को जलाकर राख कर दिया है और वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। तो आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ कि महीने में दूसरी बार आपातकाल लगाना पड़ गया और पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, गैस की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, खाने को मिल नहीं रहा है। वहां की लाखों जनता प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है। और श्रीलंका बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, तो आखिर क्या कारण है? तो चलिए समझते हैं हम आज के इस वीडियो में। हालात बहुत खराब हैं। वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। Very obvious, the people are here distressed. Give it to people who actually can do something, okay, and just leave the country because श्रीलंका में हालात काबू में आने के बजाय और खराब होते जा रहे हैं। ये देश आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। Troops armed with orders to shoot those indulging in violence are patrolling Sri Lanka's capital Colombo today. Since last month, the country has been rocked by demonstrations over soaring prices, power cuts and a lack of medicines. At least 8 people have died in the violence, 200 have been injured. श्रीलंका की स्थिति जानने के लिए पहले हम आज की इस दिन की सिचुएशन को समझते हैं। फरवरी के महीने में श्रीलंका का फॉरेन करेंसी रिजर्व 2.3 बिलियन था, जो जनवरी 2020 की तुलना में 70% कम है। किसी भी देश में यह रिजर्व जितना कम होगा, उस देश को उतनी ज्यादा महंगाई और उतनी ज्यादा महंगी दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी। फॉरेन करेंसी रिजर्व जो होता है वो एक ऐसा रिजर्व होता है जिसके माध्यम से कोई देश दूसरे देश से किसी वस्तु को इंपोर्ट अथवा आयात करता है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजों को भी आयात करना पड़ता है। चाहे आप शक्कर को ले लें, दवाइयों को ले लें, गुड्स को ले लें, कोई भी ऐसी छोटी छोटी जो दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं उनको भी वहां पर इंपोर्ट करना पड़ता है। खैर, भारत एक बहुत अच्छा देश है जहां पर कम से कम दैनिक जीवन की वस्तुओं का उत्पादन अलग अलग राज्यों में हो जाता है और बस कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे कुछ कीमती लैपटॉप, मोबाइल्स, गाड़ियां को ही हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और फॉरेन रिजर्व्स कम होने के कारण इन छोटी छोटी वस्तुओं को श्रीलंका इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वहां पर वर्तमान में चावल की 1 किलो चावल की जो कीमत है 290 रुपए श्रीलंकाई रुपए है, यानी कि हम यहाँ पर श्रीलंकाई रुपए की बात कर रहे हैं। भारत का 1 रुपया श्रीलंकाई 4 रुपए के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 290/4 करेंगे तो भारतीय मूल्यों में उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके अलावा श्रीलंका देश में पेट्रोल, डीजल, बिजली, खाने की वस्तुएं और यहाँ तक कि सरकारी एग्जाम कराने तक के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और यहाँ पर लोगों को मात्र 4 घंटे बिजली मिल रही है। हफ्ते में एक बार सिलेंडर जो गैस सिलेंडर होती है उनकी खेप आती है। तो आपको मालूम है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि एक हफ्ते में आ रहा है सिलेंडर और पता नहीं कितने जल्दी बढ़ जाता। इसके चलते वहां पर लोगों ने श्रीलंका से पलायन करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हाल ही में एक 6 लोगों का ग्रुप जो कि एक मछुआरे को रिश्वत देकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया और फिर उसको लोकल पुलिस में हैंडल कर दिया। फिर उस जो बेचारे जो परिवार आया था उसको फिर उसमें रिफ्यूज कैंपों में भेज दिया गया। भारत श्रीलंका की हर संभव मदद कर रहा है, चाहे खाने की आपूर्ति हो, दवाइयों की आपूर्ति हो और अन्य आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति भारत कर रहा है। वर्तमान में भारत ने $1 बिलियन की मदद करने की और घोषणा की हुई है। इसके अलावा बहुत सारे देश भी उनकी मदद कर रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जो अन्य देशों को कर्ज में डुबो देता है और फिर उस देश पर अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर देता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका इतनी बदतर हालत में पहुंच गया। तो देखिए, साल 2018 तक श्रीलंका में सब कुछ अच्छा चलता रहा, क्योंकि श्रीलंका जो है दुनिया का बहुत अच्छा जो टूरिस्ट प्लेस है। वहां पर जो इकोनॉमी ही 10 से 12% इकोनॉमी टूरिस्ट से ही निर्भर करती है। लेकिन साल 2019 में वहां पर लगभग 8 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें ह्यूमन बॉम्ब बनकर जो लोगों ने चर्चेस में और मंदिरों में क्या किया, बॉम्ब ब्लास्ट करा। यानी आपने जानते मानव बम क्या होता है। तो मानव बम की वजह से वहां पर तकरीबन 290 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 45 विदेशी नागरिक थे।
जिसके चलते विदेशी जो छवि थी उनकी खराब हो गई। वहां पर खराब होने से टूरिस्ट क्या हो गया, ठप हो गया। आतंकवादी घटनाओं के बढ़ने से वहां पर हिंदू मुस्लिम जो राइट्स और बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो वहां के मुस्लिम कम्युनिटी को और जो एक अल्पसंख्यक तमिल अल्पसंख्यकों को नकारते हुए केवल बुद्धिज्म को ही अपना क्या कर रही थी, सपोर्ट दे रही थी। जिसके चलते वहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा छवि जो श्रीलंका की बिगड़ी, जिसके चलते वहां पर टूरिस्ट पूरी तरह से ठप हो गया। फिर उसके बाद आए भाई हमारे कोरोना बाबू। कोरोना बाबू तो चाहे भारत में आए हो चाहे श्रीलंका में, सारे देशों में बहुत ज्यादा नुकसान कर कर चले गए, लेकिन जो श्रीलंका में उसका कोरोना बहुत ज्यादा नुकसान कर गया। जब साल 2019 में जो महिंदा राजपक्षे और जो गोटबाया राजपक्षों की सरकार आई तो उन्होंने फैसले बहुत ही अलग अलग तरीके से लिए। उन्होंने एक फैसला लिया कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम वैट कम कर देंगे, वैल्यू एडिशन टैक्स जो होता है उसको कम करने की उन्होंने बात कही। तो उस सरकार ने ये नहीं सोचा कि जस्ट कोरोना भी आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू एडिशन टैक्स उन्होंने कम किया और उस देश में कोरोना की एंट्री हो गई। कोरोना की एंट्री होने से पूरे देश लॉकडाउन में बंद हो गया। लॉकडाउन में बंद होने के कारण जो वैट था वो वैट कम होने के कारण वहां पे देश में भार बढ़ता गया। और दूसरा कारण था वहां पर 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात कही गई। आप बताइए, कोई भी फैसला अगर अचानक से ले लिया जाता है तो देश को कितना नुकसान होता है। उसके दो एग्जाम्पल हमारे भारत में भी देखने को मिल जाते हैं। तो वहां के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने अचानक से ही 100% एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए बात कही, जिसके चलते वहां पर प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम होने से जो फूड्स की जो शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज होने से अगर शॉर्टेज होती है तो दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा, दूसरे देशों से मंगाया तो वो कम पड़ गया और देश में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। इसके अलावा वहां पर फूड माफिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिला है। फूड माफिया एक्टिव होने के कारण वहां पर जो फूड होते थे उनको क्या करते, इकट्ठा करके ब्लैक मेल में बेचा किया करते थे, जिससे कि जो फूड्स की कीमतें हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ गई। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो वह श्रीलंका की इकोनॉमी को डुबोने के लिए वहां पर एक परिवारवाद मुख्य रूप से मुख्य कारण बना रहा, क्योंकि लगभग 75% इकोनॉमी जो थी वो केवल राजपक्षे परिवार के पास ही थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और वहां के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने चीन को वहां का हम्बनटोटा जो बंदरगाह था उसको लीज पर कह दो या बेच दो, दोनों एक ही बात है, उसने बेच दिया। और अब चाइना उस पर 99 साल की लीज पर रखा हुआ है। यानी किसी भी देश की संपत्ति को बेचना उस देश के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद हम बात करें तो जब ये सारे जो क्राइसिस चल रहे थे तो वहां की जनता ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सोचा, लेकिन आपको मालूम है कि जब कोई नेता राजनेता होता है तो उनके पास गुंडे जरूर होते हैं। तो एक बात कही गई कि जो राजपक्षे परिवार या राजपक्षे सरकार के सपोर्टर थे उन्होंने उन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक उनसे जाकर भिड़ गए, और भिड़ने का मतलब वहां पे दंगे हो गए, थोड़े से लड़ाई झगड़ा हो गया। जब उग्र वायलेंट वो हो गए तो वो भी वायलेंट हो गए और विवाद देखते देखते बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस विवाद के चलते श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया महिंदा राजपक्षे ने, और वहां के राष्ट्रपति जो गोटबाया राजपक्षे थे उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है यार, हमें अब प्रधानमंत्री चले गए माने बस सब कुछ हो गया। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही पावरफुल होते हैं, ना कि भारत में जैसा कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक होता है, प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण शासक होता है। इसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगाया गया और भी बहुत सारी घटनाएं हुई। कुछ दिन बाद वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और वहां से भागने की कोशिश की, जिसके चलते जब वो भाग रहे थे तो उनको पकड़ा गया। लेकिन खैर अभी बात बता दें तो दोनों ही श्रीलंका से बाहर हैं, एक मालदीव में बैठे हुए हैं और दूसरे सिंगापुर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उस श्रीलंका से बाहर हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कोई देश का प्रशासक इस देश को नष्ट करके अगर कोई दूसरे देश में चला जाता है तो उस देश की हालत किस प्रकार की हो जाती है। ऐसी हालत बची है श्रीलंका की। हमारी भगवान से यही दुआ है कि श्रीलंका में एक बार पुनः पहले जैसी स्थिति हो जाए, सभी लोग सामान्य जीवन यापन करने लगे,
क्योंकि कोई भी पड़ोसी देश इस प्रकार के क्राइसिस से गुजरता है तो उसका सीधा सीधा संबंध हमारे भारत देश पर या फिर उसके पड़ोसी देशों पर जरूर पड़ता है। तो भगवान से यही दुआ है कि श्रीलंका फिर से अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाए। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर कौन जिम्मेदार है इस स्थिति की घटना के लिए, इस स्थिति को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, और आप सुझाव दीजिए हमारे लिए। और यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक पर भी वीडियो आपको बनाना चाहिए, वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति के लिए वहां की सरकार की नीतियां, अचानक लिए गए फैसले, देश की सरकारी संपत्ति को बेचना, एक ही परिवार का उस पद पर बैठा रहना और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो विषय थे जिनके चलते देश में आज ये स्थिति बनी हुई है कि वहाँ के जो चाहे राष्ट्रपति भवन में बेडरूम हो चाहे स्विमिंग पूल हो, वहाँ की आम जनता सो रही है और तैर रही है। तो मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमें जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।